सो टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन, वहां से फिर लाप्लेस ट्रांसफॉर्म की बात करेंगे और ट्रांसफर फंक्शन की बात करेंगे। जब वीडियो अपलोड करूंगा तो ये लास्ट वीडियो है, इसके पहले वाला से आप सारा कुछ देख लीजिए। सो डिफरेंशियल इक्वेशन से मुलाकात हुई थी आपकी जब आप मैथ्स पढ़ रहे थे, और अगर आपने सर्किट थ्योरी का एसी वाला टॉपिक किया होगा तो वहाँ भी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होने लगते हैं जब हम ट्रांजिएंट कंडीशंस को देखते हैं। ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट बताया था। सो ट्रांजिएंट कंडीशंस मतलब है कि जब कोई चीज़ अपने स्टेडी स्टेट पे नहीं आई है एंड इन द प्रोसेस, और वो भी अगर इंडक्टर या कैपेसिटर लगा हुआ है सर्किट में, तभी हमको उस तरह का स्टेट मिलेगा, है ना। कि मैं कह रहा हूं कि अगर मैंने किसी टाइम t पर, जिसको मैं अपना t बराबर 0 कह दूंगा, कोई सप्लाई वोल्टेज स्विच ऑन किया किसी टाइम t पर, t बराबर 0 पे किया स्विच, यानी ये मेरा t बराबर 0 पॉइंट है। जब मैं स्विच को कनेक्ट करता हूं, आते जाओ, तो फंक्शन ऑफ, चूंकि मेरा जो वोल्टेज सोर्स है वो कोई फंक्शन ऑफ टाइम है। अब वो कांस्टेंट भी हो सकता है, कांस्टेंट फंक्शन ऑफ टाइम मतलब समय बिंदु पर वो हमेशा एक ही वैल्यू बनाए हुए, ऐसा भी हो सकता है। या हो सकता है कि वो अलग अलग समय बिंदु पर अलग अलग वैल्यू बना रहा हो, जैसा भी हो सकता है खुद ही वेरिएबल हो, लगातार बदल रहा हो, तो फंक्शन ऑफ टाइम तो होगा समथिंग कांस्टेंट इनटू टी। जैसे y इज इक्वल टू होता है mx प्लस सी, तो है ना, इंटरसेप्ट नहीं बनाता था तो c बराबर 0 था, y इक्वल टू mx। तो दिस हियर जो et है इज इक्वल टू k इंटू टी, वेयर k इज द स्लोप। ठीक है, तो जब ये मैं चेंज कर रहा हूं तो करंट भी लगातार बदल रहा है, प्रत्येक समय बिंदु पर वो अलग अलग वैल्यू ले रहा है। क्या ले रहा है, कैसे ले रहा है, नहीं पता। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत सिंपल कंडीशन लेते हैं कि मान लेते हैं, है ना, कि ये कांस्टेंट ही है, सिंपल, सबसे सिंपल, इसको नहीं बदलते हैं। तब भी देखते हैं कि करंट सीधा सीधा नहीं अपने वैल्यू को पकड़ लेता है, करंट अपनी वैल्यू पे आने के लिए कुछ टाइम लेता है ना। अगर मैं करंट का ग्राफ देखता हूं, तो मैं देखता हूं कि वो एक वैल्यू को कैच करता है। वो वैल्यू कुछ भी हो सकता है, वो वैल्यू दिखता है ET बाई आर, जहां की ये एक कांस्टेंट अगर है ना, तो वो वैल्यू हो जाता है E बाई आर, और ये उस वैल्यू को पकड़ने के लिए कुछ ऐसे जाता है, ठीक है ना, एग्जैक्टली। ठीक है, सो दिस इज अ राइज ऑफ करंट, यानी करंट लगातार बदल रहा है। और जब कुछ बदल रहा है तो उसको इंडिकेट किसी से करेंगे, डिफरेंशियल जो इक्वेशंस है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन कैरी द रेट ऑफ चेंज क्वांटिटी। कैलकुलस इज द मैथमेटिक्स ऑफ रेट ऑफ चेंज, सो इट कनेक्ट्स ऑल द रेट ऑफ चेंज। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लिख सकते हैं हम, किसी भी पॉइंट से स्टार्ट किया, मान लीजिए पॉइंट 1 किया, 2 किया, इधर 3 किया, इधर 4 लिखूंगा तो वापस 1 पे आ जाऊंगा। तो मैं कहूंगा अगर यहां कोई भी पोटेंशियल था, तो तुम्हारे जेब में कुछ पैसे थे, कितना थे नहीं पता, कोई भी पोटेंशियल था, उससे मैं राइज कर रहा हूं, ये लोअर वैल्यू पोटेंशियल का हाई वैल्यू है, तो राइज कर रहा हूं, तो प्लस ये लिख दिया मैंने, है ना। अभी फिलहाल मैं ET ही दिखा रहा हूं लिख करके, हमें पता है वो कांस्टेंट है। फिर यहां से यहां वोल्टेज ड्रॉप हुआ तो माइनस RIT, या आपको बिल्कुल किरचॉफ्स लॉ लिखना है तो आप लिखेंगे, ठीक है, VRT, यानी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R, माइनस यहां जो है वोल्टेज इंड्यूस्ड हो रहा है क्योंकि करंट राइज कर रहा है, माइनस V इंड्यूस्ड जो है इन द T, इज इक्वल टू, फिर कहां पहुंच जाएंगे हम, V1 पर। और चूंकि हम V1 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वो नहीं लिखते हैं, शुरू से ही ऐसे चलते हैं, लेकिन KVL लगा दिया हमने, है ना, ऐसा करके किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब ये तो हमारा सप्लाई वोल्टेज है, इसको ऐसे ही छोड़ दिया, दिस एम्प्लाइज दिस इज दिस। ये हमारा किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लिख रहे हैं, अपना अपना समय बिंदु चूज करके फोटो खींच कर रख लो, है ना। आप किसी भी पॉइंट पे लिखो, शुभम यहां लिखेगा, सिमरन यहां लिखेगी, सूरज यहां लिखेगा, नो प्रॉब्लम।
शुभम बोलेगा मेरा टाइम का नाम मैं T1 रख देता हूं, सिमरन बोलेंगे मैं T2 रख देता हूं, सूरज बोलेंगे मैं T3 रख देता हूं। तो शुभम बोलेंगे ठीक है, ईव एट अ टाइम T माइनस उस पॉइंट पर क्या था R इंटू आई एट दैट टाइम T1 माइनस VL एट दैट टाइम T1 इज इक्वल टू 0। ये शुभम ने लिख दिया। सिमरन बोलेगी T2 और T2, वो भी यही क्वेश्चन बोलेंगे। और सूरज कहेंगे कि मैंने जो है T3 इक्वेशन लिया है, तो T3 तो फॉर्मेट सेम है। तो मैं कहा कैसा करते हैं, झगड़ा बंद, T बोल देते हैं, तुम T को मन में रख लो जो है ना। T कुछ भी हो सकता है, T उनका तुम्हारे लिए T1 है, उनके लिए T2 है, उनके लिए T3। सो लेकिन हम जब भी लिख रहे हैं, याद रखना, समझना बात को, हम किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे लिख रहे हैं। हमने सिस्टम को फ्रीज कर दिया, समय रुक गया ना, तो समय को रोक दीजिए उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। मन में सोचे कि समय रुक गया, उस समय जो चीज था लॉक्ड हो गया, तो उस समय जो करंट फ्लो कर रहा था, उस समय जो वोल्टेज था, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, ऐसे करके लिख दिया। अब लेंज लॉ या फैराडे लॉ बोलेगा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो तो होता है L dIT/dt। ये फॉर्मूले पढ़ा हो का चेंज करते, क्योंकि मुझे सबको I के टर्म में देखना है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ऑफ क्वांटिटी क्या है, I। मुझे जो आउटपुट, जिसको मैं कह रहा हूं कि मेरा आउटपुट जो है वो I है। किसी का आउटपुट हो सकता है वोल्टेज अक्रॉस R, हो सकता है वो कहे नहीं मुझे तो इसमें इंटरेस्ट है, उसका अपना बात है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट क्वांटिटी क्या है, I। तो ऐसा नहीं आउटपुट इनपुट को मैं डिफाइन करता हूं, मैं जिस क्वांटिटी में इंटरेस्टेड हूं वो मेरा आउटपुट हो जाएगा, है ना। कोई हो सकता है वोल्टेज अक्रॉस ये निकालना चाह रहा हूं, मैं फिलहाल करंट पे फोकस कर रहा हूं, मेरा इंटरेस्ट ऑफ क्वांटिटी क्या है, करंट है, तो मैं सबको करंट में देखा। तो मैंने कहा ठीक है, ET माइनस RIT माइनस ये हो गया L dIT/dt इक्वल टू 0। ऐसे हो गया। और फिर अनुभव से क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं कि L dIT/dt प्लस RIT इज इक्वल टू ET, है ना। कई बार क्या होता है कि हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, पता होता है I फंक्शन ऑफ टाइम ही है, इटैलिक रखेंगे जब तक ऐसी ही है वो, या फंक्शन ऑफ टाइम है, तो थोड़ा अपनी सुविधा के लिए हम सीधा से करते हैं। वो इक्वेशन थोड़ा सा ज्यादा गंदा हो जाता है कभी कॉपी में। DI/dt प्लस RI इज इक्वल टू E, बात बराबर है, बट थोड़ा हमें कम्बरसम कम हो गया वो ब्रैकेट लगाने का, तो ठीक है प्रैक्टिस करिए। सो ये कैसा इक्वेशन बन गया, ये बन गया एक डिफरेंशियल इक्वेशन। सो इफ आई कैन सॉल्व दिस इक्वेशन, सॉल्व का मतलब ये है फाइंड द अननोन। जब मैं कहता हूं सॉल्व मतलब मन में सोचना है कोई अननोन है जो पता लगाना है। जब मैं कहता हूं सॉल्व द इक्वेशन मतलब फाइंड सम अननोन, 1 है 2 है 3 है। तो जब मैं कहूंगा सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब फाइंड द करंट एज ए एक्सप्रेशन ऑफ टाइम, वो आप लोगों ने किया होगा। ठीक है, हियर वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व, क्योंकि वो अगला टॉपिक है और मैं पहले इस शक्ल को बदलने वाला हूं कि ऐसे सॉल्व नहीं करना है, हमें सॉल्व करने का शक्ल बदलना है। वी विल बी यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट लाप्लेस ट्रांसफॉर्म। तो ये तो ठीक है, इसको मिटा देता हूं। लिखना है, लिख लो जल्दी से, लिखना है तो लिखना अच्छा रहेगा। 1 मिनट यार। पायरी डीन सिमोन लाप्लेस एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, फिलोसफर भी थे, और उन्होंने मेथोडोलॉजी डेवलप की कि हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करके एक एनालॉगस, मतलब लगेगा करीब करीब अलजेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और फिर हम उसको आराम से सॉल्व करके वापस फिर कन्वर्जन कर देते हैं। मतलब आप अगर को मैं 10 करोड़ रुपए दे दूं, जाओ विदेश घूम के आओ, नहीं 5 करोड़ दे देता हूं, ज्यादा लग रहा तो कम कर देता हूं, है ना। हाँ, तो आप विदेश जाओगे, ठीक है, और वहां रुपए में तो नहीं खर्च करोगे, क्या करोगे वहां आप डॉलर में खर्च करोगे, है ना। और फिर खर्च करने के बाद वापस जब आओगे तो फिर वापस सारी बातें रुपये में बता दोगे। तो ऐसा ही कुछ काम है। ट्रांसफॉर्मेशन एक मेथड है जिससे कि हम आसान डायरेक्शन में बढ़ते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अगर आपने कभी लॉगरिथम का नाम सुना है, हाँ लॉगरिथम का नाम, तो उसमें कोई भी अगर क्वांटिटी प्रोडक्ट में आ रहा है तो उसका आप लॉगरिथम लेने के कारण उसको सब
एडिशन या सब्ट्रैक्शन में देख पाते थे. सो इट इज मोर इजी देन प्रोडक्ट एंड देन यू पुट अ एंटी लॉग. सारा आंसर निकाल के फिर एक एंटी लॉग लगाते थे और एंटी लॉग लगा के फिर रिजल्ट निकाल लेते थे. ठीक है ना. जैसे कि ये LNP निकला, अब यहाँ से मुझे log p बराबर समथिंग न्यूमेरिकल वैल्यू निकल जाएगा, फिर मैं एंटी लॉग लगाता था और p बराबर समथिंग निकल जाता. ऐसा ही हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं. लाप्लेस साहब ने मेथोडोलॉजी दी थी कि कोई भी टाइम डोमेन में अगर कोई चीज़ है, यानी टी डोमेन मतलब अधिकार क्षेत्र जो होता है, यानी किसी चीज़ को अगर हम टाइम के फंक्शन में डिनोट कर रहे हैं तो वी कैन ट्रांसफॉर्म इट इनटू एस डोमेन, जहाँ एस को एक कॉम्प्लेक्स फ्रिक्वेंसी कहते हैं, जिसके बारे में अभी डिटेल नहीं डिस्कस करूंगा, नॉट रिक्वायर्ड राइट नाउ. इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बट हम एस बना के ही चलेंगे फिलहाल, तोड़ेंगे नहीं. ठीक है. सो कोई अगर फंक्शन है, जैसे कि मान लीजिए ये एक सिग्नल मैंने फीड किया कि t बराबर 0 पर इसका वैल्यू मैंने रखा 1. ठीक है. तो यूनिट, इसको कहते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन, क्योंकि जैसे कि शुरू में ये 0 था, अभी एक स्टेप चढ़ के ये लगातार 1 बना हुआ है. इसको क्या कहते हैं? यूनिट स्टेप फंक्शन. इसका वैल्यू क्या है? इसका वैल्यू है 1. तो जब मैं इसको कन्वर्ट करता हूं इस डोमेन में, तो ये बन जाता है ऐसे 1/s. हाँ, कैसे बन जाता है कि ट्रांसफॉर्मेशन का थ्योरी ये कहता है कि मान लो कोई फंक्शन है ft कोई भी जनरल फंक्शन है, ut भी हो सकता है, rt भी, कुछ भी हो सकता है. इसको मैं चेंज कर दूंगा जब s डोमेन में, यानी इस अधिकार क्षेत्र में, तो इसका नोटेशन चेंज कर दूंगा fs. नाउ व्हाट इज fs? सो fs इज नथिंग कि जो ft है आपका, उसको e पे पावर माइनस st से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करना है 0 से इंफिनिटी. सो एक नया फंक्शन बन जाएगा. दिस इज अ इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पे पावर माइनस st. ऐसे करके आपने डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किया होगा. इंटीग्रेटिंग फैक्टर है. इन्होंने एक तरीका निकाला है कि हम पूरे सिस्टम को शक्ल ही बदल देंगे. कहते हैं मेरी बात सुनो, है ना, अपने दिल की बात मत सुनो, दिमाग की भी मत सुनो, सरेंडर कर दो, जैसा बोल रहा हूँ वैसे करो. क्योंकि बता ना तुमको कि मैं 5 करोड़ दे रहा हूँ, तो पूछूंगा कि 500 में लोगे नोट या 1000 में? सर जिसमें दे दो, हमें तो 5 करोड़ दे दो. आपका मन बदल गया तो नहीं. अब तुम मुझे तो नहीं बोलोगे अच्छा चलो मैं 5000 ही दे देता हूँ तुम्हें, अभी जाओ खर्च करके आना है. तो क्या तुम बैठ जाओगे पूछने की सर नोट पहले बना कैसे था, ATM से निकाले कि बैंक से निकाले? नहीं, पहले मैं पूरा इतिहास समझाओ तब हम खर्च करेंगे. नहीं ना, क्या करोगे? तो मिल रहा है यार, खर्च करो. तो अभी क्या है कि ये है, इसके पीछे बहुत अच्छा इतिहास है, बहुत सारी बातें हैं, बट अभी हमारे पास समय की कमी है. तो वी आर अज्यूमिंग कि चलो राइट नाउ हम होल्ड कर ले हैं कि ये कैसे पहुंचे यहाँ तक, बट ये पहुंच गए तो इसे आगे चलते हैं. ठीक है. अभी खर्च करना, इस्तेमाल करना इंपॉर्टेंट है. तो इस तरह से अगर हम चेंज करते हैं तो फंक्शन का शक्ल बदल जाता है. जैसे मैंने कहा ना, एक फंक्शन है ut, तो ut का क्या बन गया 1/s. वैसे ही अगर कोई रैम्प फंक्शन है, मतलब ये लीनियर फंक्शन है, t का फंक्शन है ना, t पे डिपेंड कर रहा है, y = t है, तो ये बन जाता है 1/s², है ना. वैसे ही कोई फंक्शन अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, e पे पावर माइनस AT, ऐसे करके e पे पावर माइनस AT, हाँ, तो ये बन जाता है 1/s+a. उन्होंने कहा तुम टेबल याद कर लो. मैं टेबल लिख के दे देता हूँ, 7-8 कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है, 10-12-15 है. ये टेबल देख लो, और टेबल्स ट्रांसफॉर्मेशन टेबल कह रहे हैं, बस इसको जान लो, बाकी जो करना क्या है वो बता देते हैं. ऐसे करके अगर तुम्हें शौक है इंटीग्रेशन करो, आएगा, सब कुछ आएगा. अगर मैं इंटीग्रेट करके लाऊंगा ये आएगा, है ना. करके देखो एक बार, e पावर माइनस AT वाला कर सकोगे? देखो तो कोई इंटीग्रेशन जानता हो तो. एनीबॉडी? e पे पावर माइनस AT अगर फंक्शन दे रहा हूं तो उसको ट्रांसफॉर्म कर पाओगे? कोई है? नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं है. सुना है, फिर भी है मुझको ना जाने किसका इंतजार. सो लाप्लेस साहब कह रहे हैं कि इसका लाप्लेस ट्रांसफॉर्म जो होगा e पे पावर माइनस s t, क्या लिखा था मैंने, st ना, हाँ, e पे पावर माइनस st इंटू ft dt 0 से इंफिनिटी. तो ft क्या है? माइनस AT, तो e पे पावर माइनस st इंटू e पे पावर माइनस AT dt इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी. सो e पे पावर माइनस ये s+a एक्सपोनेंशियल ऐड हो गया t dt इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी. इतना तो हो सकता है.
तो मुझे ये अगर होता कि EZ DZ का इंटीग्रेशन तो बड़ा आराम से कर देता। EZ है, ये तो पढ़ा होगा, EX DX का इंटीग्रेशन EX। अब मैं इसको जानता हूं, इसको तो जानता नहीं हूं, क्या मैं इसको शक्ल में देख सकता हूं? हाँ देख सकता हूं। तो देखते हैं। तो कहा ठीक है, S प्लस A को अगर Z मान लूं, है ना, तो सॉरी S प्लस A इंटू T को Z मान लूंगा, नहीं तो देखता हूं कि ये क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा dt इक्वल टू 1 बाई S प्लस A dz। हो जाएगा ना? नहीं हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, नहीं होगा ना? दोबारा बताता हूं तुमको, एक भी स्टेप जंप करूंगा तुम गिर जाते हो। लेट S प्लस A इंटू T इज इक्वल टू Z। ठीक है, तो जब T टेंड्स टू 0 है तो Z टेंड्स टू 0, T टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो Z टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये तो लिमिट चेंज हो जाएगा। अब मैं वेरिएबल चेंज कर रहा हूं, तो मैंने डिफरेंशिएट किया इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू T। कर सकते हैं? कर दिया डिफरेंशिएट। अब ये तो कांस्टेंट है S प्लस A, वो डिफरेंशिएट हो गया, क्या बन गया? S प्लस A इंटू ये तो dt बाई dt इज इक्वल टू dz बाई dt। तो ये तो कट गया, कम। सो dz बराबर क्या हो गया, या dt बराबर, मुझे dt में रिप्लेस करना है, तो dt बराबर क्या हो गया? dz बाई s प्लस a। तो यहां चेंज कर देता हूं, इसको e पे पावर माइनस z लिखना पड़ेगा। dt को क्या लिखूंगा? dz बाई s प्लस ए इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी, क्योंकि सेम है। तो 1 बाई एस प्लस ए तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। ठीक है, और e पे पावर माइनस जेड का क्या आएगा? e पे पावर x dx तो होता है ex, e पे पावर माइनस एक्स डी एक्स क्या होगा? माइनस e पे पावर माइनस एक्स। तो यानी इसका इंटीग्रेशन करूंगा जब मैं, ये मिटा दो इधर वाला, इतनी जगह है बोर्ड पर। सो इधर आ गया 1 बाई एस प्लस ए इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी ई पे पावर माइनस जेड डी जेड। तो 1 बाई एस प्लस ए और ये माइनस ई पे पावर माइनस जेड 0 से इंफिनिटी, तो 1 बाई एस प्लस ए और ये हो जाएगा माइनस ई पे पावर माइनस इंफिनिटी माइनस माइनस ई पे पावर 0। ऐसा कुछ होता था। तो 1 बाई एस प्लस ए हो जाएगा माइनस 1 बाई ई पे पावर इंफिनिटी माइनस माइनस प्लस ये 1। तो ये क्या हो गया? मैं ऐसे काटता हूं और ऐसे लिखता हूं। एक फॉरेन की किताब में देखा था मैंने कि काट के जो वैल्यू आता है एरो करके, वहां से सीख लिया मैंने। तो कितना आ गया आंसर? 1 बाई एस प्लस ए, ये तो 1 हो गया ना, ये तो 0 हो गया, तो 1 इंटू दिस क्या आ गया? तो वही तो टेबल पे दिखा रहा था। नहीं ठीक है ना मेरा इंटीग्रेशन अभी तक? ठीक है, तो ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन था। तो ऐसे करके हम सारा इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। निकालने के बाद हम एक टेबल तैयार कर लेंगे, आपकी किताब में दिया हुआ है लाप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन टेबल। लाप्लेस साहब ने एक ट्रांसफॉर्मेशन टेबल दे दिया है, ठीक है, उसको डायरेक्ट यूज भी कर सकते हैं। बाकी अगर कोई आपसे पूछ दे नहीं ट्रांसफॉर्म करके दिखाओ, तो ऐसे इंटीग्रेशन का मामला है। इंटीग्रेशन का मामला अगर आप इंटीग्रेशन अच्छा रखें तो ठीक है, नहीं अच्छा रखे तो 2-4 जो सॉल्व एग्जाम्पल किताब के, ज्यादा नहीं दिया गया, 2-3 है वो बना लीजिए, ठीक है। हालांकि प्रिंटिंग एरर है किताब में, ठीक है, बट आपस में बात करके बना लेंगे आप। नहीं बनेगा तो फिर मुझे बताइएगा, मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा लाप्लेस का ट्रांसफॉर्मेशन टेबल तैयार करके रख दिया। अब आपकी किताब में दिया हुआ है, जो मैंने पीडीएफ दिया उसमें दिया हुआ है, तो कुछ कुछ बता देता हूँ। ऐसे यूनिट स्टेप फंक्शन जिसको हम 1 भी लिखते हैं, उसका हो जाएगा 1 बाई एस। वैसे अगर कोई यूनिट स्टेप के बदले मान लीजिए कोई वैल्यू है, स्टेप फंक्शन बोलते हैं इसको खाली, तो उसका हो जाएगा k बाई एस। ऐसे ही t का हो जाएगा 1 बाई एस स्क्वायर,
टी स्क्वायर का हो जाएगा 2/s³। ऐसे करके साइन ओमेगा टी का भी आएगा, कॉस ओमेगा टी का भी आएगा, कुछ और भी आएगा। ठीक है, अच्छा ये एक टेबल हो गया। ठीक है, उसी में और ऐड कर देगा, ऑगमेंट कर दीजिएगा, बढ़ा दीजिएगा कि जैसे मान लीजिए कि मैं कह रहा हूं एफ टी कोई भी अगर टी का फंक्शन है तो इसका लाप्लेस ट्रांसफॉर्म को मैं पहले दिखा कैसे रहा हूं, कैपिटल से। ये स्मॉल से दिखाऊंगा तो ये कैपिटल से, यानी अगर मैं यहां एक्स टी लिख दूंगा तो यहां क्या दिखाऊंगा लाप्लेस ट्रांसफॉर्म, कैपिटल एक्स। अगर मैं यहां वाई टी लिख दूंगा यानी वाई इज अ फंक्शन ऑफ टी तो क्या दिखाऊंगा, अगर मैं करंट दिखा रहा हूं आई टी तो क्या यहां दिखाऊंगा, अगर मैं वोल्टेज दिखा रहा हूं वी टी तो यहां क्या दिखाऊंगा, ध्यान रहेगा नोटेशन है ना। नोटेशन, ठीक है, बात समझ में आ गई। मिटा दो, 1 मिनट। तो एक इंपॉर्टेंट बात ये बताना चाह रहा हूं कि मान लीजिए कोई फंक्शन है एफ टी, कोई फंक्शन है एफ टी, उसका लाप्लेस ट्रांसफॉर्म किया हमने और फंक्शन को नोटेशन दे दिया एफ एस। अब इस फंक्शन का मैं डिफरेंशिएशन भी कर सकता था कि नहीं कर सकता था, कर सकता था। वो एक फंक्शन होगा एफ डैश टी, अगर मैथ में पढ़ा होगा ऐसे नोटेशन देते हैं। तो अगर इसका मैं लाप्लेस ट्रांसफॉर्म करूं तो वो कहलाएगा एफ डैश एस। बात नहीं करो, आए हो निशांत आज और फिर बात शुरू ही कर दिए। अब तो लास्ट क्लास है, परेड पूरा हो गया ना, परेड पूरा हो गया ना, वहाँ एनसीसी का हो गया कि नहीं हो गया। तब तो तुम डिसेंट आदमी हो यार, फिर क्लास में बैठो शांति से। डिसिप्लिन ही तो सिखाया गया है। डिसिपल वर्ड पता है कहाँ से बना है? डिसिपल मतलब समझते हो, इधर टीचर और इधर क्या है, स्टूडेंट और टीचर्स हैं। लेकिन भारतीय परंपरा में क्या होता है, गुरु और शिष्य का इंग्लिश क्या है? विद्यार्थी का तो स्टूडेंट है जो विद्या का अर्थी लेके जा रहा है लेकिन शिष्य का क्या मतलब है? शिष्य डिसिपल वर्ड से बन रहा है डिसिप्लिन। इंजीनियरिंग इज अ डिसिप्लिन, आप पढ़ते होंगे ऐसा। साइंस इज अ डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन का मतलब ठीक है, एक नाउन है, एक वर्ब भी है, तो समझिए क्या है, इट इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन, कि आप क्या मेंटेन कर रहे हैं। तो आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको देखे तो लोग सीख जाना चाहिए भाई। क्या ट्रेनिंग का यही मतलब है यार, सब कुछ बदल जाता है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अगर एफ डैश टी को मैं एफ डैश एस लिख रहा हूं, अगर इन दोनों में कोई रिश्ता मिल जाए, है ना, तो रिश्ता है कि एफ डैश एस जो होता है वो होता है एफ एफ एस, सिंपल एस इंटू एफ एस। एक और टर्म होता है माइनस एफ जीरो, बट वो आपकी आवश्यकता नहीं, इनिशियल कंडीशन जब रखते हैं तब लेते हैं। यानी मैं कह रहा हूं किसी भी डिफरेंशियल, अगर मैं ये देख रहा हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन, तो इसका भी लाप्लेस ट्रांसफॉर्म है एस एफ एस। आपके लिए ऐसे तो माइनस एफ डैश जीरो भी होता है, बट अभी फिलहाल नहीं ऐड कर रहा हूं। उसी तरह से कोई फंक्शन का अगर मैं इंटेग्रल का ले रहा हूं तो ये हो जाता है एफ एस बाई एस। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, शक्ल बदल गया। इतना ही बताना है मुझे आपको। लाप्लेस ट्रांसफॉर्म का जो टेबल है पहला पन्ना में दिया हुआ है, और थोड़ी सी प्रॉपर्टी है, वो 1-2 बातें और, इतना ही काफी है। इससे ज्यादा तो नहीं आपको कवर करने की जरूरत है। ठीक है, समझ में आ गई बात मैं क्या कह रहा हूं? तो अगर ये टेबल हमारे पास है, ठीक है, और मैंने पिछले क्लास को ही बोला, वो पिछले वीडियो में भी, कि आपको करना क्या है कि आपको मार्केट जाना है और माइक्रो बना लेना है अभी से ही। अभी कितना दिन है एग्जाम का? 13 तारीख एग्जाम है ना, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल आई एंड सी, IC नहीं है ये, 13 का है ना शायद, 14th का है। तो 13 दिन इधर हैं, उधर हैं, और इधर भी करीब 8 दिन है, तो 20 दिन का मामला है। तो 20 दिन में क्या करना है, माइक्रो बना लो। ठीक है, और जब घर में सॉल्व करो तो ऐसे चुपचाप छुप के देखो, प्रैक्टिस करो देखने का, क्योंकि एग्जाम में तुम्हारा प्रैक्टिस खराब होता है, तुम पकड़े जाते हो। फिर तुम 20 दिन बाद क्या होगा कि चिट की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो तुम चिट्ठी बनाना, लेकिन तुम्हारा दिमाग ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होता है,
बड़ा पन्ना में नहीं होता है, तुम बहुत आराम से देखते हो छोटा वाले में, ठीक है। तो वो बना लेना माइक्रो, उस दिन माइक्रो की जरूरत नहीं पड़ेगी। रोज चीटिंग का प्रैक्टिस करोगे, देख देख के लिखोगे, उस दिन जरूरत नहीं पड़ेगी चीटिंग करने की, ठीक है। चीटिंग प्रैक्टिस करके चीटिंग बंद करिए, नहीं, ठीक है। सो सवाल क्या पूछा जा सकता है कि आपको कोई फंक्शन दे देगा, कोई फंक्शन दे देगा कि e पे पावर -at और कहेगा इसका लाप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालिए, है ना, या कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन दे देगा, कॉम्बिनेशन का लाप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालिए। तो रूल्स वही है कि भाई सम का जो लाप्लेस ट्रांसफॉर्म है वो लाप्लेस ट्रांसफॉर्म का सम है। आ जाओ यार, पूछो नहीं, आते जाओ, ठीक है। अगर कोई फंक्शन है f1t प्लस माइनस f2t, तो इसका लाप्लेस ट्रांसफॉर्म ऐसे एल से दिखाते हैं, ऐसे करली ब्रैकेट लगा के, इज इक्वल टू इंडिविजुअल का लाप्लेस ट्रांसफॉर्म, ठीक है। f1t प्लस माइनस लाप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ f2t, ऐसे कर कुछ बुनियादी रूल्स हैं। वो 2-4 न्यूमेरिकल बना लीजिए, उससे ज़्यादा भी समझाने की जरूरत नहीं है, इतना प्रेशर नहीं डालना है मुझे आपके दिमाग पे। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया मान लीजिए, तो हमें क्या करना है, इंडिविजुअली लाप्लेस ट्रांसफॉर्म लिखना है। बस एग्जामिनर को थोड़ा सा हमें फॉर्मेलिटी मेंटेन करनी पड़ती है थोड़ा सा, नहीं, हाँ, इसलिए मैं कहा मैं आऊँ तुम्हारे घर चाय पीने, तुम क्या करोगे, आपको अगर सर आ गए अब तो चाय पिलाना ही पड़ेगा, तो बैठाना ही पड़ेगा, नहीं वो फॉर्मेलिटी है, मन तो नहीं है लेकिन अब आ गए, क्या करें, नंबर जो है वो पता नहीं क्या खड़ूस आदमी, नहीं ज़्यादा कठिन सवाल पूछ दे, ऐसा करके फॉर्मेलिटी है। तो आप लिखेंगे कि गिवन, मान लीजिए गिवन फंक्शन ft इज इक्वल टू e पे पावर -at, e पे पावर -2at। सो अप्लाइंग लाप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, अप्लाई कर दिया, तो लाप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ, बातें नहीं करो, ft इज इक्वल टू लाप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ e पे पावर -at प्लस e पे पावर -2at, ऐसे कर दिया। इधर लाप्लेस ट्रांसफॉर्म का नोटेशन चेंज कर दिया, fs, इसको तोड़ दिया कि इसका सम जो है वो अलग अलग का लाप्लेस ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, है ना। अब टेबल याद करिएगा, e पे पावर -at का था 1/s+a, यानी वो ये कहना चाह रहा है कि इसको ढक करके जो भी हो s+ लिखो और जो भी टर्म हो उसको प्लस पे डाल दो। यानी e पे पावर अगर -2at है तो मुझे ये ध्यान रखना है कि इस हिस्से को मुझे s+ और यहां 2 है, यानी आंसर कर देंगे 1/s+a प्लस 1/s+2 है, इतना ही ना, ये हो गया, ट्रांसफॉर्म्ड हो गया, काम खत्म। शक्ल बदल रहा है, ट्रांसफॉर्म का मतलब शक्ल बदलना है। बोला तो मैंने कि पीटर पार्कर अगर आपकी क्लास ले, ये तो मैं ले रहा हूं, मालूम मैं पीटर पार्कर हूं, कैसे, मैं, मेरी फिल्म, मेरा प्रोडक्शन में बन जाऊंगा। हाँ, तो मालूम पीटर पार्कर, उधर बिल्डिंग में आग लगी हुई है, तो मैं कहूँगा आता हूँ जरा सा डस्टर चेंज करके, मैं भागते भागते जाऊंगा, कपड़े चेंज करूंगा, स्पाइडरमैन, ठीक है। तो क्या हो गया, आई ट्रांसफॉर्म्ड, माई जॉब इज डिफरेंट, सो आई ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ एंड फिर आई विल कम बैक इन दिस। सिमिलरली ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब वही कि हमने अपने आइडेंटिटी चेंज कर दी लेकिन कार्य भी बदल गया, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। इसके फायदे मिलेंगे जब हम आगे डिफरेंशियल इक्वेशन देखें। ऐसे करके आपको फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन पूछा जा सकता है, ठीक है, अगर पूछा जाएगा तो। अब आ जाता हूं सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, अब डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ था L di/dt plus Ri is equal to E. So this is a differential equation. Now we will apply Laplace transform on both side. पूरा लिख देना, बातें नहीं करो। So जब मैं Laplace transform both side में लगाऊंगा तो Laplace transform of L di/dt plus Ri is equal to Laplace transform of, ये et है, इसे ध्यान रखिएगा, ये एज अ फंक्शन ऑफ t है, अभी रखा है। सो ये इंडिविजुअल हो जाएगा Laplace ट्रांसफॉर्म, फिर ऐसे हो जाएगा, और L को तो मैं बाहर निकाल दूंगा, di/dt का Laplace ट्रांसफॉर्म क्या होगा, s इंटू i s, कम हो जाएगा ना, भूल गए, हो जाएगा ना। ft का s fs था, तो it का s is हो गया, ठीक है, और इसका r कांस्टेंट है, i s इज इक्वल टू e s,
शक्ल बदल गया, शक्ल बदल गया, मिटा रहा हूं ऊपर वाला हिस्सा। तो ये देखो यहां से आई एस को मैं कॉमन कर दूंगा, आई एस बाहर आ जाएगा, एस एल प्लस आर इंटू आई एस इज इक्वल टू ई एस। डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या प्योरली आई को बाहर निकाल सकते थे? बिल्कुल सेपरेट आउट नहीं कर सकते थे। तो लाप्लेस ट्रांसफॉर्म मेथड हमें मदद करता है कि हम बिल्कुल एक्सक्लूसिवली निकाल लेंगे इनपुट और आउटपुट को अलग। यानी मैं आई एस इक्वल टू एग्जैक्टली रिप्रेजेंट कर सकता हूं समथिंग इनपुट बाई जो भी सिस्टम हो। इसका फायदा यह होता है कि अगर एक सिस्टम कई सारे सब सिस्टम से मिलकर बना हुआ है तो हम सबका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन अलग कर सकते हैं कि इनपुट आउटपुट को सेपरेट किया जा सकता है। डिफरेंशियल इक्वेशन में इनपुट और आउटपुट सेपरेट नहीं हो पा रहा है ना? समझ में आ रही है बात? सो ये हो गया आउटपुट। तो अगर मैं आउटपुट बाय इनपुट ढूंढ रहा हूं, सो दिस आउटपुट बाय इनपुट आफ्टर सॉल्विंग डिफरेंशियल, देखो ये है ट्रांसफॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन, यही छोड़ दो। लेकिन अब मैं से आगे जा रहा हूं सॉल्विंग करने के लिए। अभी एस डोमेन में ही सॉल्व कर रहा हूं ना, आई एस निकाल रहा हूं बराबर समथिंग, सॉल्व कर दिया यहां से। और आई एस बाई ई एस को मैं कहूंगा ट्रांसफर फंक्शन, क्योंकि मैंने कोई इनपुट दिया तो वो आउटपुट में कैसे ट्रांसफर होकर के मिला, उसका इफेक्ट, ट्रांसफर फंक्शन। ये एक फंक्शन है, अगेन इसको हम जी से डिनोट करते हैं। कुछ जगह आपने पढ़ लिया नासो अकेडमी में कि एच से डिनोट करते हैं, वो डिफरेंट मैटर है। बट नॉर्मली हम जो भी ट्रांसफर फंक्शन है, इट इज अ रेशियो ऑफ आउटपुट बाय इनपुट, इट इज जी, जी फॉर गेन है। सो ये जो टर्म है एस एल प्लस आर, ये सिस्टम को डिफाइन कर रहा है। सिस्टम आर और एल से बना हुआ है, देखो इसमें ये सारा कुछ इंफॉर्मेशन है। तो हम ब्लॉक डायग्राम के रूप में इस चीज को दर्शा सकते हैं कि सिस्टम का आउटपुट ये है, इनपुट ये है, और सिस्टम का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ये है। मैथमेटिकली हम इसको एस एल वन बाई एस एल प्लस आर ऐसे लिख सकते हैं। ये आर एल सर्किट का हो गया ट्रांसफर फंक्शन। आओ राजा, बहुत दिनों के बाद। हाँ आओ, बैठो बैठो। एक बहुत फेमस गाना है, जाके सुनना, ओ मेरे राजा, सुना है? कफा ना होना देर से आई दूर से आई। अरे बड़ा अच्छा गाना है, पुराना गाना है बट बहुत सुंदर गाना है ना? तुम्हारे तो 3-4 गाने मिल जाएंगे बॉलीवुड में। वो नहीं, अखियां मिली दिल धड़का नहीं है राजा? क्या? अच्छा चलो, तो ये हो गया 1 बाई एस प्लस सॉरी एस एल प्लस आर। ऐसे करके आप आरसी सर्किट का भी निकाल सकते हैं, आरएलसी सर्किट का भी निकाल सकते हैं। कोई भी सर्किट डायग्राम आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट दिया हुआ है, उसका आप इक्वेशन लिखिएगा, केवीएल लिखिएगा, केसीएल लिखिएगा, इक्वेशन बनाइएगा, लाप्लेस ट्रांसफॉर्म लीजिएगा, और फाइनली आप ऐसे करके ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं। अब आरएल सर्किट का मतलब हर समय आरएल नहीं होता है। अगर मैं एक फैन का सर्किट बनाना चाह रहा हूं, क्योंकि हम फैन एक फिजिकल डिवाइस है, उसका मैं एक सर्किट मॉडल बनाता हूं कि वो सर्किट किस तरह पे क्या है, कॉइल ही तो है, और कॉइल में रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस है, तो अल्टीमेटली एक तरह का आरएल सर्किट है। हाँ, इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम है तो थोड़ा मोटर वोटर भी और कुछ भी घूमने वाला प्रक्रिया होगा। आप ट्रांसफॉर्मर को देखिए, सर्किट डायग्राम में क्या होता है, आर एल, तो आरएल सर्किट है। तो कोई भी सर्किट मॉडल का आप डिफरेंशियल इक्वेशन अगर लिखते हैं तो उसको कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन मॉडल। बेसिकली मैथमेटिकल मॉडल है। मॉडल वो चीज है जिससे आप उसके बिहेवियर को पता लगा सकते हैं, परफॉर्मेंस का पता अब निकालते हैं ना, वोल्टेज रेगुलेशन निकालते हैं, आप एफिशिएंसी निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? यूजिंग सर्किट डायग्राम। ठीक है, तो सर्किट डायग्राम, सर्किट मॉडल। तो आरएल आरएलसी जो है बुनियादी है, किसी भी सिस्टम को इसी तरह के कॉम्बिनेशन में देखते हैं हम। सो कोई कंट्रोल सिस्टम कितना भी बड़ा हो, कॉम्प्लेक्स हो, अल्टीमेटली उसका एक सर्किट डायग्राम बन जाएगा, और सर्किट डायग्राम बन जाएगा तो केवीएल केसीएल से हम उसका इक्वेशन लिखेंगे, और उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम फिर लाप्लेस लगा करके अलजेब्रिक में कन्वर्ट कर देंगे, और फिर हम उसका ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं। तो हमें एग्जैक्टली पता रहेगा कि इनपुट और आउटपुट का रिश्ता क्या है। आउटपुट किस तरह से आएगा जब हम इनपुट लगाएंगे। मैंने कहा ना 3 काम करने कंट्रोल सिस्टम। एक है कहां पहुंचना है, मालूम होना चाहिए, कैसे पहुंचना है, मालूम होना चाहिए, और वहां पहुंच के टिक रहे हो कि नहीं। अब तुमको किसी कंपनी में पहुंचना है, मालूम है कि चलो मुझे
मारुति में जाना है, टाटा पावर में जाना है, जिस भी बड़ी कंपनी में तुम्हारा जाना है, हाँ यहाँ मुझे लक्ष्य है, यहाँ जॉब लेना है, कैसे पहुंचना है? तो वाया डिप्लोमा या डिग्री, 2 रास्ते हैं, या फिर मैनेजमेंट, 3 रास्ते हैं। उस कंपनी में ITI भी करने वाला रास्ता है, ठीक है। तो कैसे पहुंचना है, सेकंड हो गया। और वहां पहुंच के टिको अगले 20 साल, तब तो कहोगे स्टेबल जॉब था, नहीं, छोड़ दिया तो अनस्टेबल था, आपका रिस्पॉन्स अनस्टेबल था, कंपनी तो स्टेबल है। सो यही 3 काम आप कर रहे हैं जीवन में। ध्यान से देखिएगा, कोई भी चीज हो, रिश्ते भी अगर आप रख रहे हैं तो किससे रख रहे हैं रिश्ते, कैसे अप्रोच कर रहे हैं, और टिक रहे हैं कि नहीं टिक रहे हैं। नहीं, दोस्त बनाया, दोस्त अच्छा लगा, शुभम अच्छा दोस्त है, नहीं है, मैं वही कह रहा हूं, तुम्हारा नहीं मालूम, मुझे लगा मेरा अच्छा दोस्त है, फिर शुभम कॉलेज मिलता ही नहीं है, तो वक्त पे अवेलेबल होता ही नहीं है। मिड टर्म पेपर हो रहा है, हाँ जाओ जाओ जाओ। राहुल 31 ना, 105, ठीक, ठीक है। सो कहाँ पहुंचना है और कैसे पहुंचना है, और पहुंच करके आप वहां रुक रहे हैं कि नहीं। तो कोई भी मंजिल जो आप पहुंच रहे हैं, है ना, जहां आप पहुंच के स्थिर हो जाएंगे, वो आपका है स्टेडी स्टेट। कैसे पहुंचेंगे आप, वो है ट्रांजिएंट। और वहां पहुंच के आप अगर स्टेबल नहीं हुए तो फायदा क्या है? तो और एक चीज है स्टेबिलिटी। तो कंट्रोल सिस्टम में मेरा जो नजरिया है, यही 3 हिस्से पर एनालिसिस में काम किया जा रहा है, ठीक है। जैसे आपने देखा ना कि RL सर्किट में ये करंट ऐसे पहुंचकर स्टेडी हो गया, कोई RC सर्किट में चार्ज हो गया, ऐसे हो गया, है ना। लेकिन अब मैं चार्जिंग डिस्चार्जिंग करूं कैपेसिटर का, कुछ देर चार्ज करूं, फिर डिस्चार्ज करूं, चार्ज करूं, डिस्चार्ज करूं, चार्ज करूं, डिस्चार्ज करूं, तो क्या बना दिया मैंने? ट्रायंगुलर वेव जनरेटर, ठीक है। तो अनस्टेबिलिटी को भी यूज कर सकते हैं, या इसको कहते हैं बाई स्टेबल स्टेट, या इसको कहते हैं मल्टी वाइब्रेटर, ऐसे करके बहुत सारे सर्किट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। खैर, तो ये बन गया ट्रांसफर फंक्शन। तो ट्रांसफर फंक्शन का डेफिनेशन ये है कि ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ सिस्टम इज द रेशियो ऑफ द आउटपुट बाय इनपुट प्रोवाइडेड इनिशियल कंडीशन 0। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, यानी उस सर्किट में शुरू में कोई करंट या वोल्टेज पहले से, यानी कोई चार्ज कैपेसिटर नहीं है या कोई करंट फ्लो करने वाला इंडक्टर नहीं है, तब ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं। ट्रांसफर फंक्शन का मतलब है सिस्टम एनर्जाइज नहीं है, पहले से कुछ भी उसमें स्टोर्ड नहीं है, बस इतना ही, ठीक है। इट इज अ फंक्शन ऑफ दिस एस वेरिएबल, ठीक है, इतना ही है। अब मान लो कि आपने करंट सॉल्व किया, अभी मैं सॉल्यूशन, हमें सॉल्यूशन नहीं पढ़ना है, हमें रेफरेंशियल इक्वेशन का एस डोमेन से आगे नहीं जाना, एंटी लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी जरूरत नहीं, ठीक है ना। सो मान लीजिए मैंने करंट निकाला कि IS था इज इक्वल टू ES बाई SL, क्या था, SL प्लस R, ठीक है। अब मैं अगर कोई वैल्यू फीड कर रहा हूं, मान लीजिए मैं कह रहा हूं 10 वोल्ट था ये, है ना, और ये कह रहा हूं कि ये S था, और ये 2 हेनरी था, प्लस ये 3 ओम था, तो इसका एक शक्ल बदल गया, 10 बाई 2S प्लस 3, S2 लिख गया, 2S प्लस 3। अब कम, इट इज लाइक अ रैशनल फंक्शन इन S। रैशनल फंक्शन समझते हैं, पोलिनोमियल समझते हैं, क्या समझते हैं? फिर आ गया मैथ, फिर ले आया मैथमेटिक्स मजबूर क्या कीजिए, फिर ले आया दिल मजबूर क्या कीजिए। तुम्हारा जाने वाला नहीं है मैथ तुम्हारे हाथ से इससे। तो रैशनल फंक्शन समझते हैं कि नहीं समझते हैं? सुकांत, पॉलिनोमियल पता है, बताओ। है? हाँ, अच्छा, मोनोमियल, बाइनोमियल, अच्छा चलो कोई बात नहीं, चलो कोई नहीं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जानते हो ना, और लीनियर इक्वेशन, मान लो 2x प्लस 3, ये क्या है, एक्सप्रेशन है कि इक्वेशन है? इक्वेशन है। इक्वेशन क्यों नहीं है? क्योंकि अभी हमने कहीं ये नहीं किया, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 एक्सप्रेशन है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी अलजेब्रिक है, लेकिन रैशनल फॉर्म में है। जैसे रैशनल नंबर होता है p बाई क्यू के फॉर्म में,
तो ये रैशनल एक्सप्रेशन है। तो उसी तरह से क्या हो गया आपका, अब इसका अगर मैं ढूंढूं रूट, यानी x का वो वैल्यू जिसके लिए 0 हो जाए, इसका भी रूट ढूंढ सकता हूं, दोनों का रूट्स हो सकते हैं। अच्छा, ऐसे ही यहां जो फंक्शन है उसका भी हम रूट ढूंढ सकते हैं, न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का। ठीक है, ये s का फंक्शन नहीं बन रहा है तो रूट ढूंढ सकते हैं। तो न्यूमरेटर का जो रूट ढूंढते हैं उसको हम कहते हैं जीरोस, और जो डिनोमिनेटर का रूट ढूंढते हैं उसको कहते हैं पोल्स। इसी मान लीजिए ये मैं सिंपल नहीं देख के ऐसे कह रहा हूं कि ये भी है s+1 है, सपोज कुछ है, ये ऐसा कुछ है। तो अब मैं जानना चाह रहा हूं कि इसका जीरोस क्या है और पोल्स क्या है। जीरोस मतलब वो वैल्यू ऑफ s जिसके लिए ट्रांसफर फंक्शन 0 हो जाए, s बराबर -1 पे ट्रांसफर फंक्शन 0 हो जाएगा, और वो वैल्यू ऑफ s जिस पे ये अनडिफाइंड हो जाए, तो s बराबर -3/2 पे नहीं हो जाएगा। अगर s बराबर मैं -1 रख दूंगा, यानी इसको सॉल्व करूंगा s+1 = 0, s बराबर -1 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करूंगा 2s + 3 = 0, तो s बराबर -3/2। इसको sz कहता हूं, इसको sp कह देता हूं, पोल्स एंड जीरोस। तो जीरोस जो हो गए -1 है, पोल्स जो है -3/2 है। तो जीरोस तो अपने नाम को स्थापित भी करता है कि ठीक है भाई, 0 का मतलब है जो भी रखा तो पूरा टर्म 0 हो गया। पोल्स स्थापित नहीं करता और कुछ कहीं लिखा नहीं है कि क्यों पोल्स बोल रहे हैं, बट मैंने एक कनेक्शन बना लिया कि अगर मैं कोई इलेक्ट्रिकल पोल भी इरेक्ट करता हूं कहीं भी, तो किधर देख रहा होता है वो, आसमान की तरफ। तो आसमान तो इन्फिनिटी जा रहा है ना, ठीक है। तो पोल्स वो वैल्यू है जिस कारण ये पूरा टर्म अनडिफाइंड हो जाएगा, अनंत की तरफ जा रहा है मान लीजिए, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। सो अब पोल्स और जीरोस अगर हमने निकाल लिया, पोल्स और जीरोस अगर हमने निकाल लिया, तो s इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और हम कॉम्प्लेक्स प्लेन पर इसको अगर दर्शाएं, ठीक है, क्योंकि s बराबर है सिग्मा प्लस j ओमेगा, s प्लेन पर दर्शाएं, तो s z कितना जीरोस है हमारे पास, 1, क्या वैल्यू है -1। तो यहां हमने लिखा ये -1 -2 -3 1 2 3 ऐसे करके, ठीक है। तो हमने क्या किया, कहा कि भाई s बराबर -1 पर मेरा जीरोस है, उसको ऐसे दिखा दिया सर्कल से, वहां पे छोटा एक जीरो है, और s पोल कहां पे, s बराबर -3/2 यानी -1.5 पर। तो हमने कहा कि ठीक है, मेरा जो पोल्स है, तो पोल्स को हम क्रॉस से दिखाते हैं। ये हो गया पोल 0 रिप्रेजेंटेशन। पोल्स और जीरोस दिखा देना है। क्यों दिखाएं, क्या हुआ इससे, क्या हुआ इससे, ये होता है कि कोई भी सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन हमारे पास है, यानी वो पूरे सिस्टम का एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। पूरे मैथमेटिकली सिस्टम का नाम क्या होगा, ठीक है। अब जब ट्रांसफर फंक्शन हमारे पास है, हमने उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 0 करके सॉल्व किया s का वैल्यू, और पोल्स और जीरोस को बना लिया। अगर पोल्स और जीरोस लेफ्ट हाफ प्लेन में है, यानी इस इमेजिनरी एक्सिस के लेफ्ट साइड में है, ये हो गया लेफ्ट हाफ प्लेन। ये पूरा प्लेन जो हो गया, कौन सा प्लेन हो गया, लेफ्ट हाफ प्लेन, लेफ्ट हाफ प्लेन है ये, ठीक है। दिस इज लेफ्ट हाफ प्लेन, और वो प्लेन कौन सा हो गया, राइट हाफ प्लेन। पूरा यहां तक चले जाओ, यहां से लेके अगली क्लास तक चले जाओ, या फिर तुम शक्तिनगर तक चले जाओ, ये बोर्ड बढ़ते चला जाए। तो ये हो गया राइट हाफ प्लेन। अगर तमाम पोल और जीरोस लेफ्ट हाफ प्लेन में है, तो सिस्टम स्टेबल है। सीधी सी बात, सीधी बात, नो बकवास, है ना। वो कौन सा ड्यू का आता है ना, स्प्राइट का आता है। तो अगर पोल जीरोस हमने प्लॉट किया ट्रांसफर फंक्शन का, और सारे के सारे पोल और जीरोस लेफ्ट हाफ प्लेन में है, तो वो सिस्टम स्टेबल, यानी करंट टिकेगा स्टेबिलिटी पे। नहीं तो हो सकता है करंट लगातार बढ़ते चला जाता, और इतना बढ़ते चला जाता कि रजिस्टर स्वाहा नहीं, या फिर सर्किट ही पूरा तबाह हो जाता, ठीक है। सो हम इजी वे निकालना चाह रहे हैं, इससे पहले कि सिस्टम फॉर्म करें, कि सिस्टम स्टेबल है कि नहीं है। सो दैट इज अ क्लासिकल वे टू फाइंड, पोल्स एंड जीरोस प्लॉट कहते हैं इसको, पोल जीरो प्लॉट कहते हैं। बनाने से पता चल जाएगा, अगर
राइट साइड में एक भी पोल या जीरोस है तो सिस्टम अनस्टेबल है। अगर इस लाइन पर कोई है तो सिस्टम मार्जिनली स्टेबल है, बॉर्डर पर है, कुछ भी हो सकता है। मतलब ये पानी का बोतल यहां रख दूं मैं ला करके कि रोज, तो अगर सर क्यों ऐसा क्यों करते हो आप, ये तो कुछ भी हो जाएगा। यहां रखूंगा आराम से, अब बॉटल को ऐसे रख दूं तो थोड़ा भी डिस्टरबेंस होगा, सिस्टम स्टेबल है। और बॉटल को आके ऐसे किसी तरह सेट कर दूं, पानी का बॉटल है ना आपका, किसका है, हाँ गुड, इतना काफी है। यहां बना तो, हाँ मैं यहां दिखा देता हूं। तो अगर मैं पानी का बॉटल ऐसे रखूं ला करके रोज, मान लीजिए सिमरन रखें ऐसे, अगर सो स्मॉल फोर्स कैन मेक इट डिस्टेबलाइज, मान लीजिए। लेकिन ये अगर ऐसे रख रहा हूं तो रिलेटिवली क्या है कि इट विल बी स्टेबल। ऐसे रख रहा हूं तो ये मार्जिन पर है क्योंकि ये घूम सकता है आराम से। सो 3 स्टेज है, स्टेबल, अनस्टेबल एंड मार्जिनली स्टेबल। सो मैं सिस्टम को कैसा बनाना चाहता हूं, स्टेबल। दुनिया का कोई भी कंट्रोल सिस्टम, जितना का जो भी सिस्टम है, वो स्टेबिलिटी खोज रहा है, चाहे वो कोई पॉलिटिकल सिस्टम ही क्यों ना हो। सरकार भी चाहती है हम स्थिर रहें। अगर एक भी एमपी पता चला एकदम मार्जिन पर थे कि ये 60 लोग उधर 50 थे, इधर 51 थे, तो मार्जिन पे स्टेबल। अगर एक भी टूट के या 2 निकला इधर से इधर, तो फिर सरकार गिर जाएगी, है ना। तो मार्जिन पे नहीं रहता है, लेकिन मार्जिन इतना दूर है कि भाई बहुमत आया है तो अच्छा खासा आया है। उसी तरह से आप कोई सिस्टम बना रहे हैं तो आपको जानना जरूरी है कि सिस्टम अपनी जगह पे स्टेबल है कि नहीं। इसलिए मैंने कहा कि मैं हर साल इन्वेंट करता हूं एक पेपर स्टूल, तुम्हारे प्रैक्टिकल फाइल के 2-4 पन्ने बच जाते हैं, तो उससे मैं रोल करके लेग्स बना देता हूं और 2-3 पन्ने रख के उस पर रख देता हूं कि कोई तो बैठेगा आकर के। अभी तक कोई बैठा नहीं वॉलंटियर। तुमको पता है क्या होगा, क्या होगा, धप। लेकिन जो स्टील का स्टूल है उस पर तुम बैठ जाते हो जाकर के, क्यों? बट अ माइंड प्रोग्राम है, यू आर सीइंग समबडी ऑलरेडी सिटिंग एंड तुम्हारा माइंड में एक प्रोग्राम है कि दिस इज रोबस्ट, इट विल टेक योर वेट। बट जिसने बनाया उसने तो कहा यार मुझे ज्यादा मटेरियल नहीं लगाना है, तो कितना गेज रखना पड़ेगा कि ये स्टेबल रहे। नहीं, उसने डिजाइन किया। अगर उसने डिजाइन नहीं किया तो ये आरसीसी या फ्लोर है, किसी ने डिजाइन तो किया कि इतने लोग भी आ जाए, इतने भी आ जाए तो ये लप नहीं जाएगा, टूट नहीं जाएगा, इसलिए हम आराम से खड़े हैं। लेकिन सिविल इंजीनियर ऐसा बोलेगा नहीं आधा इंच का डाल दो, कोई बात नहीं, देखेंगे बाद में। तो सारी क्लास एक साथ नीचे, सारे टीचर सब नीचे, अंदर टीचर निकल जाए तो अच्छा ही है, नहीं मार्क्स बहुत काटते हैं। सो स्टेबिलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन एनी कंट्रोल सिस्टम आप डिजाइन कर रहे हैं। और पोल जीरो प्लॉट जो है, इट इज अ वेरी सिंपल मेथड कि ट्रांसफर फंक्शन आता है। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई भी इंजीनियरिंग सिस्टम का आप डिफरेंशियल इक्वेशन लिख सकते हैं। कोई भी इंजीनियरिंग सिस्टम का जो बिहेवियर, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहा है, और वो चेंजेस समय के साथ आप ले रहे हैं, टाइम रेट ऑफ चेंज देखते ही हैं, उसका लाप्लेस ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। आउटपुट बाय इनपुट का हम एक ट्रांसफर फंक्शन बना सकते हैं। उस ट्रांसफर फंक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हम पोल और जीरोस निकाल सकते हैं, उसको हम प्लॉट कर सकते हैं। प्लॉट करते हैं, ये मामला आएगा, है ना। कि बात समझ में आ गई ना, कि अगर कोई सिस्टम स्टेबल है, यानी मान लीजिए किसी सिस्टम को मैंने सिंगल स्टेप रिस्पॉन्स दिया, स्टेप इनपुट दिया, मैं जानना चाहता हूं उसका रिस्पॉन्स कैसा है, तो हो सकता है कि आउटपुट जो हो किसी का ऐसा हो, ठीक है, किसी का आउटपुट ऐसा हो, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता ही, ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता ही एक है ऑसिलेट करने लगेगा, एक है जो अब ये भाई बॉटल यहां रखा हुआ और हल्का सा दूंगा तो गिरते चला जाएगा ना, यहां गड्ढा कर दूंगा तो फर्स्ट फ्लोर फर्स्ट कर दूंगा, ग्राउंड पर रुकेगा नहीं। और कुछ है जो अगर हल्का डिस्टर्बेंस आया भी इट विल डैम्प आउट। सो दिस इज अनस्टेबल सिस्टम, दिस इज मार्जिनली स्टेबल, ऑसिलेट करता रहेगा ना, एंड दिस इज स्टेबल सिस्टम। सो हम जब बिहेवियर देखते हैं तो टाइम डोमेन में जो बिहेवियर आएगा उसको हम एस डोमेन में ऐसे करके चेक कर लेते हैं। यही काम है पोल जीरो प्लॉट का। दिस इज क्लासिकल मेथड ऑफ स्टडिंग द कंट्रोल सिस्टम। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट बट वी हैव गॉट लेस पोर्शन ऑफ इट, बट इफ यू विल गेट मोर टाइम गो थ्रू इट। कोई भी आपको जो पसंद आए बुक, छोटा हल्का पहले लीजिए, जो मैंने किताब सजेस्ट किया पहले वो पढ़िए, उसके बाद आप अगले किताब पे जाइए। 2-3 महीना जो आपके पास समय है कंट्रोल सिस्टम को पढ़िएगा, किसी भी अच्छे जो भी आपको लगे, जिनका भी आपको पसंद आ रहा हो उसको देख के पढ़िएगा। ये 2 चैप्टर से थोड़ा आगे जाइएगा, क्योंकि ये आपके सर्किट थ्योरी को भी इस्तेमाल करना सिखाएगा, आपकी फिजिक्स को भी थोड़ा सुधारेगा, आपके मैथ्स को सुधारेगा, ग्राफ को सुधारेगा, सब कुछ है, बोर्डेन, इक्वेस्ट, पोलर प्लॉट सब आएगा, ठीक है।
सो ये हो गया एंड ऑफ द चैप्टर, एंड ऑफ द सेशन। ठीक है, इति श्रीरेवा खंडे कंट्रोल सिस्टम खंडे द्वितीय अध्याय समाप्त। नहीं, एक बार प्रेम से बोलिए इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल की जय। ठीक है।